एजुकेशन साइकोलॉजी में आज का हमारा विषय है खुद एजुकेशन ही। इस टॉपिक में हम ग्रीक फिलोसफर से लेकर के मिडाइवल पीरियड के जो एजुकेशनल थिंकर हैं और आज के जो हमारे मॉडर्न एजुकेशनिस्ट हैं उन तक का ये सफ़र जारी रहेगा। और एक डिबेट जो आज के मॉडर्न एजुकेशनिस्ट दुनिया भर में चला रहे हैं कि क्लासरूम को चेंज होना चाहिए। वो क्या चेंज देख रहे हैं क्लासरूम में? वो कहते हैं कि क्लासरूम को थिएटर रूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये डिबेट कोई आज ही की कोई डिबेट है या कोई 5 साल से या 10 साल से चली है। आपने एक नाम सुना होगा, रशियन राइटर हुए हैं मैक्सिम गोर्की करके। वो भी अपने नॉवेल्स में इन बातों को मेंशन करते रहे हैं कि टीचर शुड बी एन आर्टिस्ट, कि अध्यापक को एक कलाकार होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कलाकारों को ही अध्यापक होना चाहिए। अब आप सोचिए, जब क्लासरूम जो है थिएटर रूम बन जाएंगे, ऐसे में टीचर्स के लिए काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक अलग तरीके की स्किल सेट की ज़रूरत जो है वो क्लासरूम में उसके बाद पढ़ने वाली है। इस अप्रोच की तरफ धीरे धीरे काम भी हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि जितने तरीके के टीचर्स रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, जो अच्छी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उन स्कूलों के अंदर क्या होता है कि टीचर सिर्फ इसलिए हायर नहीं कर लिए जाते हैं कि उन्होंने कोई एक रिटन एग्जामिनेशन पास किया है और उसके मार्क्स के बेसिस पर ही। इसके बाद वो इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू भी उनका इस तरीके का होता है कि या तो आप इंटरव्यू में पास होते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। बीच का उसमें कोई रास्ता नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं वो लोग सेलेक्ट कर लेते आपको आपके सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के तौर पे ही? क्योंकि कोई व्यक्ति ठीक से खुद समझ सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरों को समझाना इसके लिए एक आर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो एबिलिटीज़ आपके अंदर नहीं है तो वो आपको रिक्रूट नहीं करते। ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि हमारा एजुकेशन या हमारा क्लासरूम है वो किस तरफ जाने वाला है आगे। एक चीज़ आपने इस सीरीज़ में और नोटिस किया होगा कि मैंने लॉर्ड कृष्णा को भी इस सीरीज़ में शामिल किया है। आपको लग सकता है कि ये तो शिक्षक थे ही नहीं, इनको क्यों शामिल कर लिया, या फिर इन्होंने तो एजुकेशन पे कुछ कहा ही नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि इनसे बेहतर टीचर कौन हो सकता है, जो रणभूमि के अंदर भी एक साधारण से इंसान को असाधारण बना दे। वो शिक्षक नहीं हो तो वो क्या हो सकता है फिर? इनके व्यक्तित्व को आप देखेंगे, बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं। हम चूँकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न थिंकर्स या एजुकेशनल थिंकर को तो हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी हिस्ट्री को ठीक से नहीं रिवाइव कर पाते हैं। ऐसे में भूल जाते हैं कि लॉर्ड कृष्णा एक बहुत बेहतरीन शिक्षक भी थे। सिर्फ मूर्ति पूजा कर लेने से ही कुछ नहीं होगा, इनको हमें दूसरे एंगल से भी देखना होगा। आप एक और प्रोमिनेंट फिगर के बारे में जानते होंगे, लॉर्ड बुद्धा। इनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट रहा है, ये हर बार यही कहते रहे हैं कि दुनिया में दुख है। लेकिन जब आप लॉर्ड कृष्णा की लाइफ स्टाइल को देखेंगे, इनका पूरा जीवन में आपको लगेगा कि कहीं भी इस तरीके की संभावना ही नहीं है। पूरा बचपन से लेके अधेड़ उम्र तक, चाहे इनकी जवानी रही हो चाहे इनके मृत्यु तक का समय रहा हो, मुस्कुराते ही रहे हैं, हंसते ही रहे हैं। ऐसा नहीं था कि जीवन में दुख कम था, दुख तो था ही। रणछोड़दास यूं ही नहीं कहलाते हैं ये, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पे आपको हल्की सी स्माइल मिलेगी। ये ऐसा व्यक्तित्व है पूरे महाभारत जैसे एपिक के अंदर, जो कौरवों से भी संवाद करता रहा है, पांडवों से भी संवाद करता रहा है। इनसे सीखने वाली बात यही है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी रही हों, लेकिन हमारे चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। आज तमाम लोग इस बात को प्रेफर करते हैं कि टीचर शुड बी एन हैप्पी टीचर। हैप्पी टीचर से क्या मतलब है? हैप्पी टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि आप शेरो शायरी करना जानते हो या फिर आप ठीक से जोक सुनाना जानते हो। हैप्पी टीचर का मतलब ये होता है कि आपका व्यक्तित्व सहज हो, आत्मलीन हो, आत्ममुग्ध हो। किसी तरीके का जो नेगेटिविटी के भाव जो हैं वो आपके चेहरे पर नहीं आने चाहिए जब आप क्लासरूम में एंटर करते हैं तो। और इंटरव्यू बोर्ड भी उन लोगों को ज़्यादा प्रीफर करता है जिन लोगों की पर्सनैलिटी थोड़ी पॉजिटिव होती है, उनके चेहरे पे स्माइल होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि उनका नॉलेज जो है वो उनके एग्जामिनेशन में मार्क्स किसी दूसरे से कम हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका व्यक्तित्व। अब हम प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं सीधे प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आऊँ, हमें थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जान लेना चाहिए कि प्लेटो ने कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो खुद ने स्टडी करी थी। एक एजुकेशन पॉलिसी जो उन्होंने स्टडी करी थी वो एथेंस की एजुकेशन पॉलिसी थी। दूसरी उन्होंने स्पार्टा की एजुकेशन पॉलिसी को भी स्टडी किया था। थोड़ा बेसिक मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूँ, मैं कह सकता हूँ कि एथेंस की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें एजुकेशन का जो फंक्शन था या एजुकेशन में जो रोल था वो फैमिली का था। स्टेट का एजुकेशन में कोई खास रोल नहीं था। मतलब इस स्टेट ना तो एजुकेशन को प्रमोट करता था, ना ही वो एजुकेशन देने का काम करता था। इसी के विपरीत जो स्पार्टा की एजुकेशन थी, स्पार्टा की पोजीशन, जियोग्राफिकल पोजीशन मैं आपको बताना चाहूँ, आप समझिए जिस तरीके से आज इजराइल की पोजीशन है जियोग्राफिकल, उसी तरीके की पोजीशन रही थी। उन लोगों के लिए हर वक्त सिक्योरिटी थ्रेट एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता था। ऐसे में एजुकेशन पॉलिसी भी उसी तरीके की बनाई जाती थी। स्पार्टा की एजुकेशन पॉलिसी में ये था कि एजुकेशन जो है वो स्टेट देता था, साथ में वो विमेन एजुकेशन की भी बात करते थे, लेकिन प्राइमरी फोकस जो उनका होता था वो फिजिकल एक्सरसाइज पे या फिजिकल डिसिप्लिन पे ज़्यादा होता था। जो बच्चे 5 या 6 साल के हो जाते थे
वो बच्चे फैमिली के पास नहीं रहते थे, ना ही मदर के पास रहते थे। उन बच्चों को स्टेट के लोग होते थे वो हायर कर लेते थे और उनका स्टेट को जिस तरीके के स्किल सेट की ज़रूरत होती थी उस हिसाब से उनकी अपब्रिंगिंग की जाती थी और उसके बाद को उनके टैलेंट को या उनकी स्किल्स को स्टेट यूज़ करता था। बेसिकली इन स्टेट्स के पास बहुत बड़ा फंक्शन नहीं होता था कि आप ये सोचें कि कोई फाइनेंस का काम होता होगा, कोई शेयर बाजार का या शेयर मार्केट का कोई काम होता होगा। बड़े मुश्किल से इनके पास दो ही काम होते थे, या तो इनके पास युद्ध का समय होता था या युद्ध के लिए तैयारियों का समय होता था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की स्किल सेट की इनको ज़रूरत पड़ती होगी। मेजोरिटी जो मिलिट्री है उसी पे इनका फोकस होता था। जो पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी थी जिसमें एजुकेशन का काम जो फैमिली का होता था उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। कमियां ये हो सकती हैं क्योंकि फैमिली का जो कमिटमेंट होता है वो छोटा होता है, स्टेट का कमिटमेंट बहुत बड़ा होता है। अब हम आ जाते हैं प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी पे। जैसे ही प्लेटो का नाम आता है तो हमारे जहन में एक पुस्तक का नाम स्वतः ही आ जाता है, वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक में सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरीज ही प्लेटो ने डिस्कस नहीं की हैं, इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन पे भी इस पुस्तक के अंदर बहुत कुछ लिखा है। प्लेटो अपनी एजुकेशन पॉलिसी को दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक वो कहते हैं कि प्रारंभिक एजुकेशन होगी जो 18 साल तक दी जाएगी, उसके बाद वो हायर एजुकेशन की बात करते हैं। प्रारंभिक एजुकेशन के अंदर वो दो विषय जो हैं प्रोमिनेंटली रखते हैं। एक विषय फिजिकल डिसिप्लिन का होता है, दूसरा विषय वो संगीत को मानते हैं। क्योंकि प्लेटो ये मानते हैं कि संगीत जो होता है वो हमें भावनात्मक रूप से अच्छा बनाता है और हमारी जो भावनाएं हैं उनको पुरस्कृत करने का काम करता है। इस तरीके से एक मनुष्य जो है वो भावनात्मक रूप से भी अच्छा बनता है और साथ में जब वो फिजिकल डिसिप्लिन की बात करते हैं तो उसमें शारीरिक गुण भी आ जाते हैं। फिजिकल डिसिप्लिन से व्यक्ति के अंदर सहनशीलता का गुण जो है वो विकसित होता है, उसमें साहस का गुण विकसित होता है, उसमें वीरता का गुण विकसित होता है। इस तरीके से व्यक्ति जो है मिलिट्री में जाने के लिए एक ठीक सा सुसज्जित व्यक्तित्व उसका बन जाता है। हायर एजुकेशन में प्लेटो आके थोड़ा सा अनडेमोक्रेटिक हो जाते हैं। वो बात करते हैं सिलेक्टिव पब्लिक एजुकेशन की। वो कहते हैं कि 20 साल की उम्र में एक एग्जामिनेशन होगा जिसमें अपीयर कोई भी हो सकता है। ये एग्जामिनेशन इसका एग्जामिनेशन होगा कि कौन लोग क्रिएटिव हैं, कौन इनोवेटिव हैं, किसके पास अच्छे आइडियाज़ हैं और कौन लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। इस एग्जामिनेशन में जो लोग फेल कर जाएंगे वो लोग ज्वाइन करेंगे मिलिट्री सर्विसेज को या फिर प्रोडक्शन मीन्स को, मतलब स्टेट के अंदर इकोनॉमी को रन करने के लिए जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी वो काम इनका हो। अब उनका क्या होगा जो लोग इस एग्जामिनेशन में पास कर जाएंगे? प्लेटो कहते हैं कि ये लोग अगले 10 साल तक पढ़ाई ही करेंगे उसके बाद। आप सोच रहे होंगे क्योंकि प्लेटो जो प्रोमिनेंटली जिस चीज़ को मानते हैं वो ये मानते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलता रहना चाहिए। 30 साल की उम्र के बाद भी उनकी एजुकेशन रुकेगी नहीं। वो कहते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद में इन लोगों का एक बार फिर से एग्जामिनेशन होगा। जो लोग एग्जामिनेशन में पास कर जाएंगे ये अगले 5 साल तक फिर से पढ़ाई करेंगे। अब आपको लगा होगा कि ये लोग 5 साल तक पढ़ेंगे क्या? प्लेटो कहते हैं कि ये लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन करेंगे, ये फिलोसफी को पढ़ेंगे, ये लोग डायलेक्टिक्स को पढ़ेंगे, ये तमाम तरीके के सब्जेक्ट ये लोग अगले 5 साल तक पढ़ेंगे। जो लोग फेल कर गए वो क्या करेंगे? वो कहते हैं कि ये साधारण एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे और जो लोग पास कर जाएंगे 5 साल बाद में ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, मतलब ये शासक बनेंगे, ये इनसे ऊपर होंगे। मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊं, जिस तरीके से एक स्टेट के अंदर कुछ लोग पटवारी होते हैं, कुछ लोग ग्राम सेवक होते हैं या तहसीलदार होते हैं। इसके जो ज़्यादा बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होंगे एसडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, एडीजे होते हैं, एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं। ये जिस तरीके की पोस्ट होंगी ये उन्हीं लोगों के लिए होंगी। अब आपको लग रहा होगा कि इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को इतना प्रोलॉन्ग कर दिया है कि 35 साल तक सिर्फ पढ़ते ही रहो। ये इनका आलोचना का पॉइंट में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी आलोचना इनकी ये हो सकती है कि इन्होंने सिर्फ संगीत को काम में लिया है, इन्होंने ना तो साहित्य की बात की है, ना ही कोई हिस्ट्री की बात की है, ना ही और भी किसी तरीके के सब्जेक्ट की इन्होंने बात नहीं की है। ये सब पॉइंट इनकी आलोचनाओं में आ जाएंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं। लेकिन प्लेटो की जो फंडामेंटल बातें थी वो यही थी कि एजुकेशन का काम स्टेट का होगा और प्रारंभिक एजुकेशन जो है वो सब लोगों के लिए कंपलसरी होगी। विमेन एजुकेशन की भी ये बात करते हैं। ये इनका मॉडल था।